संविधान में अगर मूल अधिकार नहीं हो तो पूरा संविधान ही बेकार है। संविधान का एकमात्र यही भाग है, भाग 3, जो व्यक्ति को अधिकार देता है। बाकी सारे भाग राष्ट्र को चलाने के लिए है, तो यह भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान बनाने वाले अंबेडकर साहब को ही क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था। अगर हमारे संविधान में मूल अधिकार नहीं होते तो आज भी हमारे देश के जो दलित लोग हैं या नीची जाति के लोग हैं उनके साथ ऐसा ही होता। यह भेदभाव आज से ही नहीं, जाति पाति का प्राचीन काल से, महाभारत काल से चला आ रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि वह एक नीची जाति का था। क्या एक शिक्षक के लिए यह उचित है? एक शिक्षक के लिए सभी समान होने चाहिए, चाहे कोई ऊंची जाति का हो चाहे कोई नीची जाति का हो। महाभारत में कर्ण को द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया जाता है और यह कहकर रोका जाता है कि तुम नीची जाति के हो, तुम शूद्र हो, इसलिए तुम इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। और ताकत में वे कभी भी अर्जुन से कम नहीं थे। अंबेडकर साहब ने यह सोच लिया था कि अगर संविधान में मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया तो ये जाति पाति और ऊंच नीच और ये भेदभाव का जो बंधन है वो आने वाले हजारों सालों तक भी कभी टूटेगा नहीं और ये चलता ही रहेगा। जिसकी वजह से संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया, जिसकी वजह से ही आज हम सभी बराबरी का अधिकार रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे और हमने संविधान का भाग 1 और संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा कर ली है। संविधान का भाग 1 जिसमें संघ और उसके राज क्षेत्र की चर्चा है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक चलता है, जबकि भाग 2 जिसमें नागरिकता की चर्चा है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक चलता है। अब दोस्तों, आज हम हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है, भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों, मूल अधिकार हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, तो आज हम मूल अधिकारों के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 3 इतना इंपॉर्टेंट है कि संविधान का भाग 3 हमें व्यक्तिगत अधिकार देता है। बाकी संविधान के जितने भी भाग हैं वो ये सिखाते हैं कि राष्ट्र कैसे चलता है, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करते हैं, मंत्रिमंडल कैसे कार्य करता है, न्यायपालिका व्यवस्थापिका कैसे काम करती है। ये सब राष्ट्र को चलाने के लिए है, लेकिन संविधान का भाग 3 हमें ये बताता है कि हमें क्या अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं कि मूल अधिकार है क्या। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि मूल अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं। भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 में कुल टोटल 22 भाग हैं, जिनमें भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और आर्टिकल 12 से 35 इन टोटल आर्टिकलों में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब मूल अधिकार दोस्तों क्या होते हैं? मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें, जैसे हमने नागरिकता के बारे में देखा, भाग 2 में पढ़ा कि नागरिकता हमें 18 सालों के बाद मिलती है। जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं उसके बाद हमको नागरिकता मिलती है, जबकि मूल अधिकार जन्म से हमें मिल जाता है। जब हम पैदा होते हैं तभी से हमें मूल अधिकार मिल जाता है। अब मूल अधिकार जैसे हमें जीवन जीने का अधिकार है, जैसे हमें शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बहुत सारे मूल अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? ये जन्म से मिल जाते हैं। तो जन्म से मिलने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। अब दोस्तों, इसमें और हम आगे देखें तो हमारे जो मूल अधिकार संविधान में लिए गए हैं, तो दोस्तों हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जब हमारा संविधान बन रहा था और बड़े बड़े जो महान विद्वान संविधान बनाने के लिए बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया था? जो सभी देशों के संविधान थे पूरे वर्ल्ड के, उन संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया था और जो भी अच्छी चीज़ हमें उन एक एक संविधान से देखने को मिली, तो उन अच्छी चीज़ों को हमने ग्रहण कर लिया। जैसे हमने नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, इसी तरीके से मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मतलब यह साफ था कि जहां भी हमें अच्छी चीज मिले, ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, चाहे बच्चों से मिले, चाहे बूढ़ों से मिले, चाहे किसी से भी मिले, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो हमारे संविधान में भी यही किया गया था कि जो भी हमें अच्छी चीज मिली वो संविधान में हमने ग्रहण कर ली। तो इसी तरीके से मूल अधिकार कहां से लिए गए थे? यूएसए के संविधान से लिए गए थे। इन्हें मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया, यूएसए के संविधान से लिए गए थे। अब दोस्तों आगे हम देखें कि संविधान का जो मूल अधिकार है उनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा पत्र।
अब ये शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सन 1215 की बात है, जब ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे, जब ब्रिटेन एम्पायर चलता था, उसका नाम था राजा जॉन। उन्होंने क्या किया, उनके जो सामंत थे उन्होंने विरोध किया और उन्होंने मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग की थी, और उन्होंने एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया था जिसे घोषणा पत्र कहा गया था। इसलिए हमारे संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब घोषणा पत्र कहा जाता है। तो उनके सामंतों के दबाव में आकर राजा जॉन ने 1215 ईस्वी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो फ्रांस के संविधान में सबसे पहले कहां पर, फ्रांस के संविधान में सबसे पहले 1789 में, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, उसके बाद जब वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित हुई तो सबसे पहले फ्रांस के संविधान में 1789 में इन मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो फ्रांस के संविधान में 1789 में मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था। दोस्तों यहां तक बात क्लियर है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में कब से यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी कि हमारे देश में अंग्रेजों के समय से ही कि मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में। भारत में दोस्तों सबसे पहले हम बात करें 1929 में। 1929 में भारत ने क्या किया था, हमारे देश में जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उन्होंने यह मांग की थी कि हमें कि डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए ब्रिटेन एम्पायर के द्वारा। और उसी में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसी में यह कहा गया था कि हमें मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। सबसे पहले कब हुआ था? 1929 में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें यह कहा गया था कि हमें मूल अधिकार मिलने चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ? 1931 में, 1931 के कराची अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। तो मैं पटेल ही लिख देता हूं, पटेल साहब ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी और उसका मसौदा तैयार किया था, उसका प्रारूप तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहां पर ध्यान रखना, 1929 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी और लिखित रूप से 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मसौदा तैयार किया था जिसमें मूल अधिकारों की मांग रखी गई थी। इसमें क्या कहेंगे हम? पंडित नेहरू ने प्रारूप किसका तैयार किया गया था? फंडामेंटल राइट्स का तैयार किया था, मूल अधिकारों का तैयार किया गया था। अब दोस्तों भाग 3 एकमात्र ऐसा है हमारे संविधान में जो व्यक्ति को अधिकार देता है, व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार देता है, हमें पर्सनल लिबर्टी देता है, हमें पर्सनल अधिकार देता है। जबकि बाकी जो भी भाग हैं, बाकी के भाग हैं, यह भाग 3 हो गया, जबकि बाकी के भाग राष्ट्र निर्माण के लिए या फिर राष्ट्र कैसे चलेगा उसके लिए दिए गए हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हमारे ध्यान रखने की बात है। एक व्यक्तिगत अधिकार देने वाला भाग है भाग 3। अब दोस्तों मूल अधिकारों की बात अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करता है? जैसे हमारे मूल अधिकारों को मान लो कोई हनन कर रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? कोर्ट करता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। अब क्या मूल अधिकार निलंबित भी किया जा सकते हैं? ये क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अब दोस्तों क्या हमारे संविधान के जो मूल अधिकार हैं क्या उनको खत्म भी किया जा सकता है या फिर निलंबित भी किया जा सकता है? बिल्कुल, इनको खत्म भी किया जा सकता है, इन पर कंट्रोल भी किया गया है, इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इनको समाप्त करने की या फिर खत्म करने का अधिकार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। वो क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकती है। जबकि इन्हें निलंबित कौन कर सकता है? इन्हें निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। अब खत्म करने में, निलंबित करने में क्या फर्क है दोस्तों? संसद को यह अधिकार है कि वह बिल्कुल खत्म कर सकता है मूल अधिकारों को, और राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब यह है कि जैसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, 1 महीने के लिए कर दिया मूल अधिकारों को सस्पेंड, 2 महीने के लिए कर दिया, 6 महीने के लिए कर दिया है। तो बिल्कुल खत्म करने का अधिकार है संसद को और निलंबित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को।
अब दोस्तों जैसे हम देखें कि लॉकडाउन के समय लगभग हमारे 50% मूल अधिकार निलंबित कर दिए थे। जैसे कि लॉकडाउन में बिल्कुल मना था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर निकले, जैसे बहुत सारे लोग बाहर निकले तो उनको ऐसी मार पड़ी, पुलिस ने बहुत सारी मार मारी, तो बहुत सारे लोगों ने पुलिस के लटकाए हैं। तो मूल अधिकारों को अब आप ये कहोगे कि हमारा तो मूल अधिकार है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से जैसे लॉकडाउन में खत्म किए गए, जैसे कर्फ्यू में हम देखें, कर्फ्यू में लगभग 80% मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे आप एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ रैली नहीं निकाल सकते, एक साथ सभा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं कि आप लेके बैठ जाओ कि हमें तो यह मूल अधिकार है कि हम जा सकते हैं, एक साथ सभा कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो लॉकडाउन में और कर्फ्यू में, लॉकडाउन में लगभग 50%, कर्फ्यू में लगभग 80%, और इमरजेंसी में तो 100% ही मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। जब देश में आपातकाल लागू होता है तो जब देश बोलेगा वो ही करना पड़ेगा, नहीं तो सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। तो अब आपातकाल के समय आप ये कहो कि हम ये कहें कि हमने तो मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं कि हम ये करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। पुलिस ऐसी मार मारेगी कि खाल उधेड़ देगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये है, हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, केवल आर्टिकल 21, 20 और 21 को छोड़कर, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो संसद क्या कर सकती है? संसद खत्म कर सकती है मूल अधिकारों को, और साथ ही राष्ट्रपति निलंबित भी कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस संविधान में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आर्टिकल 12 और 13, आर्टिकल 12 और 13, इसमें क्या किया गया है? इसमें यह किया गया है कि सबसे पहले हमें धमकाया गया है कि आपको हम मूल अधिकार तो दे रहे हैं संविधान में, लेकिन आपको इन इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनसे पहले ही हमें यह बता दिया गया है कि आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपके मूल अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। तो इनमें क्या है? इनमें दोस्तों आर्टिकल 12 में है परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या है? परिभाषा। परिभाषा किसकी है? स्टेट की है। स्टेट का मतलब यहां से ये नहीं है, स्टेट मतलब हम तो ये समझते हैं कि राज्य, जैसे राजस्थान हमारा राज्य, तो यह एक स्टेट है। जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, तो यह एक स्टेट है। यहाँ पर स्टेट से यह मतलब नहीं है। यहाँ पर स्टेट से मतलब यह है कि वह जो स्वतंत्र संस्था है जो अपने नियम और कानून बना सकती है। जैसे हम देखें कि जो अपने नियम कानून खुद बना सकती है, जैसे रेलवे अपने नियम कानून खुद बनाती है, कहाँ से रेल लाइन बिछानी है, कहाँ से गुजारनी है, वो सब अपने नियम कानून बनाती है। इस तरीके से और भी हम देखें, जैसे बिजली विभाग है, ये भी एक स्टेट है। स्टेट का मतलब ही यह होता है कि वह संस्था जो अपने नियम और कानून खुद बनाती है, वह मतलब एक तरीके से स्वतंत्र है। और भी हैं, जैसे डाक विभाग है, और भी जैसे बिजली बोर्ड है, बिजली विभाग है, वन विभाग है, यूनिवर्सिटी है, बीसीसीआई है, यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? एक तरीके से स्टेट है। तो इन्हें हम स्टेट कह सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो स्टेट हैं। स्टेट का मतलब ये होता है कि जो अपने नियम कानून खुद बना सकते हैं। अब दोस्तों इस आर्टिकल में ये कहा गया है, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में ये कहा गया है कि जब भी कोई स्टेट कोई भी अपने नियम और कानून बनाएगा तो वह दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यह इस बात का ध्यान रखेगा, किसी दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यह एक तरीके से संविधान में आर्टिकल 12 के तहत पहले ही धमका दिया मूल अधिकार देने से पहले कि यह ध्यान रखना कि अगर तुम नियम कानून बनाओगे और किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हुआ तो इसमें तुम्हारी कोई खैर नहीं है, फिर तुम बख्शे नहीं जाओगे। तो पहले ही धमका दिया कि जब भी कोई नियम कानून बनाओगे तो ये इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हम देखें बिजली विभाग ये कह दे कि हमें कोई भी लाइन बिछानी है, जैसे कोई भी लाइन बिछानी है और यहाँ पर मकान है, और वो कह दे कि हम तो तुम्हारे मकान में से ही लाइन बिछाएंगे, मकान के ऊपर से ही बिजली की लाइन डालेंगे, तो ये जो मकान वाला है उसके तो मूल अधिकारों का हनन हो गया। तो इसमें ये पहले ही धमका दिया गया है कि ध्यान रखना
मूल अधिकारों का हनन किसी का नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आर्टिकल ये संविधान का भाग 3 पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। चाहे हम संविधान के और भाग पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन भाग 3 हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में भाग 3 में हमें क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि हमारे संविधान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों मान लो जैसे सड़क वाला ये कह दे कि जैसे अभी हमें ये कह रखा है कि हमें बाईं ओर चलना है। अब ये नियम बना दे कि दाईं ओर चलना है। पुरुष दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर से चलेंगे और महिलाएं बाईं ओर से चलेंगी। अब ये एक तरीके से उल्टा पुल्टा काम हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखा जाए कि कोई भी नियम कानून बनाया जाए तो उसमें किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो यह अनुच्छेद 12 में कहा गया है, स्टेट की परिभाषा, और साथ ही दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अनुच्छेद 13 में हम देखें, अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि जब भी आप किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करोगे तो आपके मूल अधिकार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। कि जैसे हमें कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है। अब ये थोड़ी है कि आप घूमने फिरने की स्वतंत्रता है तो किसी के भी बेडरूम में जाकर घुस जाओगे, ऐसी मार पड़ेगी कि पुलिस ऐसी मार मारेगी कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से ये कहा गया है। इसमें अल्पीकरण के बारे में इसमें पहले चेता दिया कि इस बात का ध्यान रखना, अल्पीकरण मतलब सीमित कर दिए गए हैं कि तुम्हारे अगर मूल अधिकार तुम्हारी वजह से किसी और के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो तुम्हारे मूल अधिकार वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। ऐसी मार पड़ेगी कि कभी बोलोगे नहीं। जैसे इसमें हमें कहा गया है कि शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। अब तुम मान लो रोड पे बैठकर सभा कर रहे हो तो दूसरे के तो मूल अधिकारों का हनन हो गया कि जो भी साधन वहां पर चल रहे हैं, जो भी यातायात के साधन वहां से गुजर रहे हैं, जो भी सवारियां वहां से गुजर रही हैं, उनके तो मूल अधिकारों का हनन हो गया ना। तो ऐसी मार मारेगी पुलिस कि सारे मूल अधिकार वो हवा में उड़ जाएंगे। दूसरा, अगर मान लो किसी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करिए। जैसे दिल्ली में दिया गया है रामलीला मैदान, वहां पर जाकर सरकार से अनुमति लीजिए, वहां पर जाकर चुपचाप बैठ के आप विरोध प्रदर्शन कीजिए। ऐसा मत करो कि जैसे वाहनों को जला दिया, टायर फूंक रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तो ऐसे मूल अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। आपके उस समय मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों ये है कि अगर आप किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करोगे तो आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों इस तरीके से अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 13 में एक और बात कही गई है, उसमें यह कहा गया है कि जैसे हमारे संविधान के लागू होने से पहले जो भी कोई ऐसा कानून है जो परंपरावश चलता आ रहा है, परंपरावश चलता आ रहा है, उसको समाप्त नहीं किया गया है। लेकिन वह कानून दूसरे के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो जैसे हाल ही में हमारे देश की सरकार ने किया, जो इंस्टेंट 3 तलाक था उसको खत्म कर दिया गया। यह एक तरीके से बहुत गलत कानून था, यह चलता आ रहा था 1935 से। इंस्टेंट 3 तलाक, इसे खत्म कर दिया गया। इंस्टेंट 3 तलाक को खत्म कर दिया गया है कि जैसे कोई भी मुसलमान जाति के लोग थे वो कोई भी महिला को ये कह देते कि गुस्से में आकर तलाक तलाक तलाक, तो ये बिल्कुल एक तरीके से तलाक हो जाता था। इसे इंस्टेंट 3 तलाक कहा जाता था। ये बिल्कुल गलत था क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। गुस्सा कितनी देर का रहता है, वैसे गुस्सा करना भी बेकार है। गुस्सा रहता है 2 मिनट का, 5 मिनट का, और 3 तलाक कहने में क्या लगता है, 2 सेकंड लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इंस्टेंट 3 तलाक को खत्म कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया। 1935 से चला आ रहा था, इसे खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों इसको खत्म करना भी जरूरी था क्योंकि यह दूसरे के मूल अधिकारों का हनन कर रहा था। अब दोस्तों इसमें यह था कि अगर आजादी के बाद भी कोई ऐसा कानून है आजादी के बाद भी ऐसा कानून कोई बन गया जो दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे जब मोदी जी आए तो वह एक विधेयक लेकर आए थे, उसका नाम था न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये मोदी जी एक विधेयक लेकर आए थे। इसमें यह था कि जब भी जजों की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की सलाह ली जाएगी। प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की सलाह ली जाएगी। जब ये सहमत होंगे तभी जजों की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी? इसमें जजों की नियुक्ति की जाएगी।
अब दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इस कानून को रद्द कर दिया गया। किसकी वजह से भी रद्द कर दिया गया? जब ये लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, और सबसे बड़ी बात, इस पर राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, और यह विधेयक पारित होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तो दोस्तों यह लोकसभा में भी पास हो गया था और राज्यसभा में भी पास हो गया था, और इस पर राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए थे। तब भी इस बिल को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। इस बिल को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो ऐसे दोस्तों कानून जो संविधान वो आजादी से पहले बने थे, जो परंपरावत चलते आ रहे हैं, जो हमारे मूल अधिकारों को हनन करते हैं, उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत। दूसरा, अगर आजादी के बाद कोई भी ऐसा कानून बनता है जो मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 13 की बहुत मुख्य बातें थी जो इसमें कही गई। अब दोस्तों आगे की क्लास में हम आगे के अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, ताकि हम हमारे संविधान के बारे में जो भी जानकारी आपके साथ साझा करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।